हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी यूपी टेट 2017 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये भाग 2 है कक्षा 1 से 5 के लिए। तो हम इसका जो भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसका अगर अपना पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। इसके बाद जो है आज जो हम इसका बाकी जितने भी सेक्शन हैं, बचे हुए भाग हैं, उसको हम पूरा पेपर आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। तो आइए समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। यानी भाग 1 जो है CDP हम कल कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद भाग दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि उसमें पूरा व्याख्यात्मक हल है। आपको हम इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से समझाएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने ही रहिए। आइए शुरू करते हैं। भाग 2 दिया है भाषा हिंदी है, यानी कि ये कंपलसरी भाषा होती है। इसमें निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 31 से 35 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। ये दिया गया है। दोस्तों, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से हमारे इस वीडियो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गद्यांश क्या दिया है। गद्यांश दिया है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चरिकः, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। आगे है कि श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो ये गद्यांश था। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इससे प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्कड़ है। कौन सा है? अक्कड़। ऑप्शन नंबर ए, ये अक्कड़ सही हो जाएगा कि घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। दूसरा प्रश्न है कि 32 नंबर प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऊपर बात की गई है, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। की गद्यांश के आधार पर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था तथा शरीर त्याग उन्होंने पावा में किया था। ये आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर गुण संधि है, या व्यंजन संधि है। तो कौन सी संधि है? तो उसमें जो है व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व धन छंद होता है, या व्यंजन संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि ई के पहले कोई स्वर हो तो छा के बदले छा हो जाता है, यानी कि आधा चा हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन यानी हो जाएगा आच्छादन। अनुधन छेद मतलब अनुच्छेद, परिधन छेद मतलब परिच्छेद। तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। तो इसको अच्छे से, इस रूल को आप समझ लेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 34 नंबर है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो कितनी थी? तो उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। तो गद्यांश के आधार पर महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? वैदिक
धर्म, यानी गद्यांश के आधार पर श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? वैदिक धर्म से है। अगला आगे बढ़ते हैं। निमिष शब्द का पर्याय है, निमिष शब्द का पर्याय है क्या है? तो वो क्षण है। निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? क्षण, यानी कि निमिष शब्द का पर्याय क्षण, छीन, छिनक या लम्हा आदि होता है। तो इसके पर्याय अगर इनमें से भी कोई अगर दिया हो तो वो निमिष शब्द का ही पर्याय माना जाएगा। तो आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कौन सा? कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है और भाववाच्य की क्रियाएं हमेशा अन्य पुरुष में क्या होती है? अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती हैं। और भाववाच्य का प्रयोग क्या होता है? अधिकतर निषेधात्मक रूप में प्रयोग होता है। और जैसे मुझसे उठा नहीं गया, बूढ़े से चला नहीं जाता इत्यादि, ये भाववाच्य जो है होते हैं। आप इसको जो है, इस पोर्शन को जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द बताना है इसमें। तो क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित बोलेंगे। आइए इस प्रश्न का जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है कि गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है तो क्या हो जाएगा? गोधूम शब्द का तद्भव तो गेहूं। तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा, तद्भव और तत्सम। जो गोधूम शब्द का तद्भव हो जाएगा, मतलब तत्सम जो होता है, तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द, यानी कि शुद्ध शब्द। तत्सम में ऐसा कोई भी वर्ड होगा जो शुद्ध शब्द होगा वो तत्सम कहलाएगा। और गोधूम शब्द का तद्भव, यानी कि तद्भव क्या होगा गोधूम का? तो ये गेहूं होगा। यानी तद्भव जो है कि आम जो प्रचलित भाषा है, प्रचलित शब्द है, उसमें गेहूं कहते हैं। और इसका जो संस्कृत शब्द है, शुद्ध शब्द जो है, इसे गोधूम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी गोधूम जो है क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है गेहूं से है। गाय तथा गोबर तद्भव शब्द है तथा इसका तत्सम क्या होगा? गाय का हो जाएगा गो और गोबर का हो जाएगा गोमल। ये इसके तत्सम शब्द हो जाएंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निह धन कपट या निश धन कपट या निकपट, निश धन कपट। तो क्या हो जाएगा? निह धन कपट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए निह धन कपट, ये है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। और यह कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो इसमें अनुग्रहित, यानी कि जो ये लगा है गा में गृह, अनुग्रहित ये बोलते हैं। तो ये जो है गृह, गृह बोलते हैं ना इसको, तो इसको जो है ये सही हो जाएगा कि अनुग्रहित। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही हो जाएगा, अनुग्रहित ये बोलते हैं। तो शुद्ध वर्तनी अनुग्रहित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित, अपेक्षित हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि श क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो आपको पता होगा कि सा जो है तीन तरह के होते हैं। एक होता है सपेरा वाला सा, एक होता है शलगम वाला सा, एक होता है षटकोण वाला सा होता है। तो 3 सा होते हैं। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि ये शलगम वाला सा कि जो है इसको कैसे बोलते हैं, इसकी ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो इसकी ध्वनि का जो उच्चारण होता है तालु होता है, लेकिन इसको हम तालु से बोलते हैं। और जो सपेरा वाला सा होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो ऊपर वाले दांत होते हैं उसके अंदर ही जो हमारी जुबान होती है वो दांतों के अंदर वाले भाग से टच होती है, तब वो सपेरा वाला सा निकलता है। और जब ये शलगम वाला सा निकलता है तो इसको हम अपने जो तालु होता है हमारा ऊपर, तो उससे जीभ से हम इसको निकालते हैं। जीभ वहाँ तालु में लगती है, शा बोलते हैं। और जो षटकोण वाला होता है वो षटकोण वाला तो मूर्धन्य होता है। तो ये जो है जो शलगम वाला शा है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है। तो आप इसको अच्छे से तैयार, तीनों शा को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है? तो अति। अति जो है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द में अति जो है उपसर्ग है और अतिरिक्त में भी अति का उपसर्ग है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अगला है कि उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ है क्या है? ऑप्शन दिए हैं कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, क्या ये अर्थ है, या प्राणियों के पेट का एक अंग। तो उपत्यका का क्या अर्थ है? और ऑप्शन देख लेते हैं कि पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का जो अर्थ होता है वो पर्वत के पास की भूमि कहलाता है उपत्यका। ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका जो है पर्वत के पास की भूमि, ये राइट हो जाएगा। अगला है प्रश्न की डो का उच्चारण स्थान होता है, जो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिक, डो ये होता है। तो यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन, जैसे डो, ज्ञ, अण, न, म जो नासिक के होते हैं। अब इनको जो है ये पांच हैं, इनको आप नासिक के होते हैं, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के होता है। यानी इसको हम नासिका के द्वारा जो है इसका उच्चारण करते हैं। तो ये जो हवा निकलती है वो नासिका से निकलती है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप इसको जो है अच्छे से देख लेंगे, आप बोल के देखिए, उच्चारण करके आपको खुद महसूस होगा कि यानी इसका जो उच्चारण स्थान वो नासिका होती है या नासिक होता है। आगे है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है? परिमाण बोधक है। कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक है। यानी कि जो 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है, और परिमाण बोधक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है तथा एक अनिश्चित परिमाण बोधक होता है विशेषण। तो ये कितने होते हैं? तो दो होते हैं, एक निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो ये अब अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 48 है कि शीश शब्द का क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीश का तद्भव क्या? शीश जो है क्या है? तद्भव शब्द है। ये लिखा है, ये क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? शीर्ष। शीश का मतलब ऊंचा, यानी कि शीर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। यानी कि शीश जो है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शीर्ष। यानी शीश जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम जब बोलेंगे शुद्ध शब्द इसका क्या हो जाएगा? तो शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शीर्ष, यानी कि ये सही हो जाएगा। अगला है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है, कौन सा है? तो द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी इसमें क्या दिख रहा है कि द्वि, यानी कि द्विगु। द्वि यानी कि द्वि दिख रहा है मतलब दो, ये कहने का यहाँ पर दिख रहा है कि इसका पहला पद क्या है? संख्यावाची है, कि द्वि दिख रहा है कि दो। ये द्विगु जो है तो वहाँ क्या होगा? द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, यहाँ भी आप देखेंगे चौराहा, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी। यहाँ जो पहला अक्षर है या पहला जो पद है वो क्या दिखा रहा है? संख्या दिखा रहा है। चौराहा, चौराहा मतलब चौराहा, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी 8। तो ऐसा जो भी होगा पद होगा तो वो क्या होगा? जो है वहाँ द्विगु समास होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं कि 50 नंबर है कि आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ है क्या है? आँख की किरकिरी होना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना, यानी अप्रिय लगना या कष्टदायक होना। तो इसमें ऑप्शन जो है इसमें दोनों माना है। इसमें जो बेसिक शिक्षा विभाग है इसने दोनों इसको माना है, अप्रिय लगना और कष्टदायक होना, आँख की किरकिरी होना। ए और सी दोनों इसके सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है आँख की किरकिरी होना क्या है? एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना और कष्टदायक होना। इस प्रकार इस प्रश्न के दो उत्तर विकल्प यानी कि ए और विकल्प सी दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न 51 नंबर है कि निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है कौन सा? आशु भाषण। आशु भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए इसका कुछ जो है इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं कि आशु भाषण जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, और कभी कभी विद्यालयों में आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी बिना किसी पूर्व तैयारी के दिए गए विषय पर बोलते हैं, जिससे उनमें बोलने की क्षमता विकसित हो सके। तो ये आशु भाषण होता है कि आपको मौखिक रूप से, मौखिक अभिव्यक्ति है कि आपको अचानक कोई भी बिना तैयारी के कोई विषय दे दिया गया, उसे आप बोलेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और उससे क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल विकसित होगी, डेवलप होगी। अगला है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। देखो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। ये 18 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो जिसमें कौरवी,
हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमाऊनी और होती है गढ़वाली। तो ये 18 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 18 भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। कौन सी पत्रिका है? तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। कौन सी युग? तो ऑप्शन इस नंबर इसका हो जाएगा कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप ये जो है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है। और भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी सभी के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र और आनंद कादम्बिनी इसके हैं जो संपादक बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन इन्हें कहते हैं। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट आदि थी। ये इसके जो है एक्सप्लेनेशन इस प्रश्न का हो जाएगा। आप लोग PDF जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या है? तो अखिलेश नाम है। क्या है? अखिलेश नाम है। यानी कि तद्भव जो है त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है और इसके संपादक अखिलेश हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला है कि 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति दी है कि 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति ऑप्शन दिए हैं कि यह पंक्ति की विद्यापति की है या चंद्रबरदाई की है, नरपति नाल की या जगनी की है। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? जगनिक की है। यानी प्रस्तुत पंक्ति जो है जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। कहाँ से? परमाल रासों से ली गई है। इसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। आप लोगों अगर गांव से होंगे तो आप लोग सुने होंगे गांव में पहले ये आल्हा उदल का जो नाटक होता था बहुत अधिक होता था। अब कम पड़ गया है लेकिन आल्हा उदल पहले बहुत होता। आप लोग अभी भी सुनने को कहीं कहीं गाँव में पा जाएंगे अगर आप गाँव में रहते हैं तो ये होता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो वो है क्या? मॉरिशस। मॉरिशस में जो है हिंदी का भाषा का प्रयोग जो है लिखने और बोलने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेनेशन होगा कि मॉरिशस, फिजी आदि देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। यानी भारत के अलावा जो है मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी हिंदी का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। आगे है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? यानी किसकी है ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये किस भाषा की रचना है? तो ये जो है ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा में है? तो सूर सागर जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। और सूर सागर जो है सूरदास जी की रचना है जिसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला है वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता इनकी है। यानी कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा। तो इसमें कौन सी कहलाती है? तो मानक भाषा जो है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार जो भाषा बोली तथा लिखी जाती है वही मानक भाषा कहलाती है। और मानक भाषा में शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध वर्तनी का प्रमुख स्थान है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा रासो जो है आल्हा खंड के नाम से, जिसमें आल्हा और उदल 2 भाइयों की जो है वीरों की जो गाथा सुनाई जाती है वो किस और आल्हा खंड किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन है परमाल रासो। परमाल रासो में जो है आल्हा खंड का जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि जगनिक के जो है परमाल रासो जो ग्रंथ है इसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। और इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा
उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। तो इसमें आल्हा उदल की कहानी, जो वीरता की कहानी वो सुनाई जाती है। तो ये महोबा के लोग, महोबा के थे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे कि परमाल रासो ग्रंथ में है, ये वर्णित किया गया है। तो ये जो है हमारा हो गया, यानी कि जो हमारी हिंदी कंपलसरी है, लैंग्वेज है, उसकी हमने बात की। अब भाषा जो है भाग 3 है, भाषा 2 है, यानी कि इसमें आपको चूज़ करना पड़ता है हिंदी अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से, क्योंकि यूपी टेट दे रहे हैं। तो आपको यहाँ 3 जो है ऑप्शन दिए हैं सेकंड भाषा के, सेकंड लैंग्वेज के आधार पे। तो यहाँ पे भाग 3 में जो है अंग्रेजी भाषा की हम बात करेंगे। तो इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद करेक्ट कंजंक्शन, आपने डैश दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। तो इसका जो आप यहाँ क्या भरा जाएगा, एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, जैसे ही उसने अपना बिल पे नहीं किया तो उस क्या, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई। इसमें जो कंजंक्शन एज क्या है, एक कंजंक्शन है कि रिक्त स्थान में कंजंक्शन एज का प्रयोग उचित होगा, ये एज होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। तो अगर आपने पढ़ा होगा इंटर में, ये अलंकार होते हैं, यानी कि मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, शिमली, ये जो है एक अलंकार होते हैं जिन्हें इंग्लिश में अलंकार कहते हैं, और हिंदी में अलंकार कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसमें क्या, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, तो पर्सोनिफिकेशन जो है इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है कि डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग। इसमें पूछ रहा है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। कैसे कि वाक्य जो दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वाक्य जो दिया है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, में पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच है। यानी कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू एन अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यानी कि जब किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कि उसमें जीवन हो, तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं, मानवीय अलंकार कहते हैं या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि ये कि जब किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि जैसे उसमें जीवन हो, तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं, मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं हम, तो डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डेमोग्राफी। कहा गया है कि जो द वर्ड एक्सप्लेनेशन है, द वर्ड डेमोग्राफी कम्स फ्रॉम 2 एंशिएंट ग्रीक वर्ड, डेमोस मीनिंग होगा पीपल, यानी डेमस मतलब होता है पीपल, एंड ग्राफी मीनिंग कि राइटिंग अबाउट और रिकॉर्डिंग समथिंग। तो ये क्या है, सो लिटरली डेमोग्राफी मीन्स होगा राइटिंग अबाउट द पीपल, यानी लोगों के बारे में लिखना। यानी द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स सच एज बर्थ, उनके जन्म, डेथ उनकी मृत्यु, इनकम और द इंसिडेंस ऑफ डिसीज, बीमारियों, यानी विच इलिस्ट्रेट द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी अन्य शब्दों में इसका तात्पर्य क्या है कि इकोलॉजी यानी परिस्थिति, एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष शास्त्र, और जेनेलॉजी मतलब वंश वृतांत या वंश क्रम, डेमोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब दिए हैं कि गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। तो क्या है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इनमें प्रोवर्ब कौन सा हो जाएगा, फॉलोइंग प्रोवर्ब। तो इसका जो प्रोवर्ब होगा कि इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद दैट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स। ये जो सी है, इसका ये सी नंबर जो है सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि और आपकी अच्छे समझ में आ जाए कि जो ईडियम एंड फ्रेसेस होते हैं, दिया है कि अ बर्ड इन दी हैंड इज़ वर्थ 2 इन दी बुश, का तात्पर्य है कि इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू have then to try to get what is not yours. It is better to be content with what you have than to risk losing everything by seeking to get more। यानी कि 9 नगद न 13 उधार, यानी कि ये इसका मतलब हो जाएगा 9 नगद न 13 उधार। ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ अ बेल।
यानी कौन सा क्या साउंड जो है नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल, यानी कि बेल से संबंधित है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। कौन सा? डैंग। कौन सा है? डैंग। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, डैंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है कि द वर्ड लाइक चाइम, जिंगल एंड रिंग आर एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ अ बेल, व्हाइल द वर्ड डैंग मीन्स क्या हो जाए? डैम, यूज टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन और एनोनियंस, यानी कि अपशब्द कहना या झल्लाना, इससे जो है ये संबंधित है। ये जो है नॉट एसोसिएटेड पूछ रहा है, तो आप ये जिसमें डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। देखते हैं कौन सा दिया है। सेंटेंस दिया है कि आर यू सॉरी डैश व्हाट यू हैव डन। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है फॉर, यानी कि आर यू सॉरी व्हाट यू हैव डन, यानी आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, यानी रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग उचित है, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? आर यू सॉरी किसके लिए? फॉर के लिए, व्हाट यू डन, यानी कि क्या तुम माफ़ी मांग रहे हो किसके लिए? कि व्हाट यू हैव डन, जो तुमने किया है, ये इसका मतलब हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम क्या होगा? करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? कि एटेन्यूएट दिया हुआ है, इसकी करेक्ट मीनिंग क्या होगी? करेक्ट सिनोनिम क्या होगी? यानी पर्यायवाची क्या होगी? तो मेक थिन। ऑप्शन नंबर डी मेक थिन जो है इसकी करेक्ट सिनोनिम हो जाएगी। यानी कि अटेटिनेट मतलब होता है पतला करना, कम करना, बल या मूल्य में घटाना या कमजोर करना या दुर्बल होना, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मेक थिन, यानी कि कम करना, पतला करना, यानी अन्य पर्याय शब्द हो जाएंगे क्या है? लोवर्ड, डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, ये इसके और जो है पर्यायवाची हो जाएंगे। लोवर्ड, डिक्रीज और रिड्यूस्ड इसके पर्यायवाची अन्य शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस, इसमें पूछ रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है द सर्वेंट रन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स, ये जो है ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। आइए इसका जो है एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा कि दिया है उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जो डी में वर्णित वाक्य है कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। और ये क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर क्या करते हैं? एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त वाक्य में जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एंड का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे कंजंक्शंस क्या है? कम्युलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि इससे एक स्थान को दूसरे इस कथन से, एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है। ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगी। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कि वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस दैट मी। तो यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट यानी कि बहुत सुटेबल प्रीपोजिशन है उसे यहाँ पर यूज करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है ऑफ, यानी कि वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी, यानी रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग उचित है, अतः शुद्ध वाक्य हो जाएगा वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी, लेकिन तुम हमेशा क्यों मुझ पर क्या शक करते रहते हो? हमेशा क्यों मुझसे जो है शक करते रहते हो, इसका मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कि द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, यानी अल्टरनेटिव जो है यहाँ पर भरना है। कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो है द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, यानी हेडमास्टर जो है तुमसे बात करना चाहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो रिक्त स्थान में सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? सिंगुलर वर्ब वांट्स का प्रयोग उचित होगा। यानी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, हेड मास्टर है, सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता, तो उसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब वांट्स का प्रयोग उचित था। शुद्ध वाक्य होगा दी हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायरेक्शन दिया है कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 71 to 75 दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आप जो है इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख के जो है अच्छे से जो बाकी क्वेश्चन दिए हैं इससे वो जो है आप अच्छे से ये देखो यहाँ तक दिया है पैसेज, उसके बाद क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, आप लोग जो है पैसेज को पढ़ लेंगे। पैसेज में पैसेज दिया है कि दी वर्ड आई सी इन द पैसेज इज है ए एन, क्या है? जो पैसेज इज है ए या एन, तो वो क्या है?
तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। यानी लेखांश पठन के उपरांत ज्ञात होता है कि प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द आइसी एडजेक्टिव है जो कॉन्टिनेंट की विशेषता प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है कि वह उतना ही ठंडा है जितना कि आइस यानी बर्फ, हिम, अतः विकल्प क्या होगा, आइसी बर्फीला या हिमाच्छादित सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दी वर्ड डिजर्ट इन द पैसेज इज द, डिजर्ट इस पैसेज में जो डिजर्ट शब्द है ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये एक नाउन है। डिजर्ट क्या है, एक नाउन है। और इसमें दिया है कि लेखांश पठन के उपरांत ज्ञात होता है कि लेखांश की 5वीं पंक्ति में जो अंटार्कटिका को यानी दक्षिणी ध्रुव में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल स्थित है, डिजर्ट स्थित है। लेखांश में शब्द जो डिजर्ट का प्रयोग है वो नाउन के रूप में किया गया, अतः विकल्प ए नाउन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी वर्ड वाइंडिस्ट इन द पैसेज इज, जो शब्द है वाइंड क्या है, विंडिस्ट इन द पैसेज, वो क्या है, तो ये क्या है, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव फॉर्म है, विंडिस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लेखांश में वर्डिज जो है विंडिस्ट जो है एडजेक्टिव वाइंडी का सुपरलेटिव फॉर्म है, अतः जो बी है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल, हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल, क्या अंटार्कटिका हमेशा जो है साउथ पोल में फिक्स है, तो यानी कि क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नो। यानी लेखांश पठन के उपरांत ज्ञात होता है कि अंटार्कटिका हमेशा दक्षिणी ध्रुव में स्थित या स्थिर नहीं रहता है, यह क्या है, अपितु अन्य महाद्वीपों की भांति खिसकता यानी ड्रिफ्ट होता रहता है, तब विकल्प क्या है, नो सही उत्तर है। यानी कि जो हमारा जो जितने भी महाद्वीप है वो क्या है, हमारे महाद्वीप जो है गतिशील है, यानी उनकी प्लेटें जो हैं वो क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, तो वो एक स्थान पे स्थिर नहीं हैं, तो आपको ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हो गया हमारा 74। इसके बाद जो है हम 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, सॉरी 75 हाँ, ये 75 दिया कि हु आर दी अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के आदिम निवासियों में सर्वप्रथम कौन कौन से लोग थे, तो डायनासोर थे, कौन से थे, डायनासोर, ऑप्शन नंबर सी डायनासोर्स सही हो जाएगा। और इसके एक्सप्लेनेशन लिखा है कि लेखांश पठन के उपरांत ज्ञात होता है कि अंटार्कटिका के आदिम निवासियों में सर्वप्रथम क्या नाम, किसका नाम था, डायनासोर का नाम आता है, यानी विकल्प क्या होगा, डायनासोर्स सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रीड दी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 75 क्वेश्चन हो गए उस पैसेज से। फिर आगे दिया है कि रीड दी गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 76 टू 80, यानी 76 से 80 नंबर तक प्रश्न है, दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको ये पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद जो 76 नंबर से 80 नंबर तक जो प्रश्न है उनके आपको अच्छे से उत्तर देने हैं, जो ऑप्शन उसमें लिखा है उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आप लोग इस पैसेज को PDF से पढ़ लेंगे, PDF आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू, यानी राइटर बिलीव्स करता है कि दैट की हाफ एजुकेटेड पर्सन की जो है अज्ञानी जो है, जो कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, आर नॉट एबल टू नहीं क्या है एबल होगा किसके लिए, कि अप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका कुछ देखते हैं कि जो है कि लेखांत पठन के उपरांत ज्ञात होता है, यानी गद्यांत पढ़ने के बाद लेखक को विश्वास है कि एक अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी भी उत्कृष्ट या एक अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी भी उत्कृष्ट साहित्य की अदृष्ट यानी हिडन विशिष्टता की सराहना अथवा प्रशंसा करने में असमर्थ होता है, यानी साहित्य की क्या विशेषता है, उसकी क्या विशिष्टता है, क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी सराहना अथवा प्रशंसा करने में एक अर्ध शिक्षित व्यक्ति जो है क्या होता है, असमर्थ रहता है। तथा विकल्प जो है अप्रोप्रिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ द एडमायरेबल लिटरेचर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि दी वर्ड, क्वेश्चन दिया है 77 कि दी वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन्स, नारकोटिक का मतलब क्या है, इस पैसेज में जो नारकोटिक शब्द दिया है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी नंबर, यानी इंटॉक्सिकेंट जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि लेखांश में जो वर्डित शब्द है नारकोटिक यानी स्वापक या मादक या नशीला पदार्थ बोलते हैं, और इसका जो तात्पर्य है क्या, इंटॉक्सिकेंट जो है मादक पदार्थ, मादक या नशीला
हो जाएगा, नहीं कि पैसेज का मतलब हो जाएगा, नहीं कि आप सीधे सीधे बात करेंगे तो इसकी सिनोनिम पूछ रहा है, तो आपको इसकी सिनोनिम बतानी है पैसेज के आधार पे इसकी मीनिंग। अगला है कि द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स, यानी फ्रेज दिया है द हायर फैकल्टीज इस पैसेज में, इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि मेंटल पावर ऑफ अ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि जो लेखांश में वर्णित फ्रेज है कि दी हायर फैकल्टीज का तात्पर्य है क्या है कि मेंटल पावर ऑफ अ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 79 नंबर है कि दी वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन, जो पैसेज में इवेंचुअली शब्द दिया है इसका मतलब क्या होगा, तो इवेंचुअली मतलब होता है एट लीस्ट, एट लास्ट, एट लास्ट, ऑप्शन नंबर बी एट लास्ट इसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। यानी कि लेखांश में वर्णित एडवर्ब जो है इवेंचुअली एडवर्ब है, इसका तात्पर्य है एट लास्ट या फाइनली, यानी कि अंततोगत्वा या आखिरकार या फलता, अतः जो विकल्प बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका वो सही है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही है। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर है कि दी वर्ड एम्प्लॉयड, दी वर्ड अनएम्प्लॉयड, सॉरी अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन, अनएम्प्लॉयड मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा अनयूज्ड, ऑप्शन नंबर डी अनयूज्ड इसका सही हो जाएगा। तो लेखांश की अंतिम पंक्ति में वर्णित शब्द जो है अनएम्प्लॉयड का तात्पर्य है अनयूज्ड यानी अप्रयुक्त, अतः विकल्प जो है डी अनयूज्ड सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसका इनके मतलब अगर पता है, अर्थ पता है, मीनिंग पता है, तो आप जो है अच्छे से कर लेंगे। अगला है, तो इसके लिए आप जो है जितने भी पैसेज दिए हैं, जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से जितने भी पैसेज दिए हैं आप उनको अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो लगभग जो है आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा जो 2021 में टेट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, तो इसमें जो भाव कौन सा है, जो करेक्ट भाव कौन सा है ये पूछ रहा है कि एज चेयरफुल, चेयरफुल एज अ लार्क या एज बिजी एज अ बैट, या अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन क्या दिए हैं, अगले ऑप्शन दिए हैं कि एज कनिंग एज अ डॉग या एज हैप्पी एज अ डंकी, तो ये दिया है। तो आइए इसका ऑप्शन नंबर जो हो ए हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एज चेयरफुल एज अ लार्क इज द करेक्ट एक्सप्रेशन इन दी गिवन ऑप्शन, यानी इट मीन्स क्या होगा, वेरी हैप्पी या वेरी हैप्पी कंटेंटेड, यानी सम बर्ड्स ओनली सिंग्स इन दी अर्ली मॉर्निंग एंड इन दी इवनिंग, यानी कि कुछ चिड़िया जो होती हैं वो जो है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी कि प्रातः सुबह गाती हैं एंड इन दी इवनिंग और शाम को गाती हैं, बट जो लार्क है सिंग ऑल ऑल डे लॉन्ग एंड द सॉन्ग इज प्लीजेंट एंड चेयरफुल, और जो लार्क होती है वो क्या है, सिंग गाना गाती है ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन गाती रहती है, और इसका सॉन्ग कैसा होता है, इज प्लीजेंट एंड चेयरफुल, बहुत अच्छा और सुंदर होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं कि दिस सेंटेंस दिया है कि दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, तो ये सेंटेंस पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है। तो आपको अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो इंटर में अच्छे से, तो उसमें आपको ये सब पढ़ाए गए थे कि ये कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो ये जो सेंटेंस दिया है ये एक जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, एक कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित वाक्य है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लास होता है तथा एक शेष जो है सबॉर्डिनेट क्लास यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसलिए दो या दो से अधिक जो है सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस में से एक को क्या किया जाए, प्रिंसिपल क्लास में तथा अन्य वाक्य को सबॉर्डिनेट क्लास में बदलना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, रूल अपनाएंगे, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये आप जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द जो है प्रीपोजिशन है, तो कौन सा है, तो बियॉन्ड, बियॉन्ड जो है एक इसमें से प्रीपोजिशन शब्द है, यानी कि शब्द जो है बियॉन्ड जो है, यानी बियॉन्ड का मतलब होता है के बाहर या से बाहर, प्रीपोजिशन है। जबकि अन्य क्रम था क्या है, एंड येट तथा नाउ, ये क्या है, एंड नाउ और येट ये क्या है, ये कंजंक्शन है तथा एडवर्ब है, यानी एंड और येट ये क्या है, कंजंक्शन है, और जो नाउ है वो क्या है, एक एडवर्ब दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो इसमें जो है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, एडवर्ब इसमें से क्या है, तो अपैस, पैस जो है एक एडवर्ब है। शब्द जो ए दिया है पैस, जो शीघ्रता से या तीव्र गति से, ये क्या है, एडवर्ब है। जबकि अन्य क्या है, फेस है, मीक है और फुरी है, ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है तथा नाउन है। ये बाकी जो है नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये बाकी शब्द हैं। बाकी अवैस क्या है, वो एडवर्ब है, यानी शीघ्रता से या तीव्र गति से, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण कहलाएगा, यानी शीघ्रता से या तीव्र गति से। आगे बढ़ते हैं कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। देखिए ज्वाइन करना है कि एक सिंपल सेंटेंस बनाना है कि द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वॉन्ट कीप अस अवेक। तो ये कह रहा है, तो इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन दिए हैं कि द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, क्या ये सही होगा? या फिर ऑप्शन दूसरा दिया है कि द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस अवेक, या द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग इज सो डोंट वांट कीप अस अवेक, या डी है कि द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो टू कीप अस अवेक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो ए सही हो जाएगा। ए क्या दिया था, देखते हैं कि ए जो दिया था आपका कि द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए इसके रूल देख लेते हैं। ये रूल क्या है, रूल दिया है सिंथेसिस में दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों यानी सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ये इंटर लेवल की आपकी जो है ग्रामर है, आप इंटर की ग्रामर पढ़ेंगे तो सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन्फाइनेटिव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब में टू को जोड़कर इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब बनाया जाता है। और हिंदी में अर्थ लेने पर वर्ब के अंत में ना, नी, ने आता है। और इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा जो है वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्यों के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलना चाहिए। अतः विकल्प जो है ए सही हो जाएगा कि द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, तो ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। कि माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, क्या है, तो वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, यानी ईच अदर प्रत्येक के बहुत क्या है, क्लोज हैं। यानी कि प्रश्न इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि रिक्त स्थान में रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी ईच अदर है, इसका प्रयोग किया गया है। क्योंकि वाक्य में दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई तो अतः ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। यानी शुद्ध वाक्य क्या होगा, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे है कि गिव वन वर्ड फॉर, यानी एक शब्द कहना है इनके लिए कि जो कहा गया है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड यानी लोगों से घृणा करने वाला, इसको क्या बोलेंगे, तो लोगों से घृणा करने वाले को क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप बोलते हैं। क्या, मानव द्वेषी या मनुष्य क्या है, द्रोही, यानी मनुष्य द्रोही या मानव द्वेषी कहलाता है। और अन्य शब्दों का तात्पर्य क्या है, जो नाजिस्ट दिया है उसे नाजीवादी बोलते हैं, जो फासिस्ट दिया है वो फांसीवादी बोलते हैं, जो सैडिस्ट दिया उसे परपीड़क या परपीड़न बोलते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शंस भी दिए हैं उनका मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट दिया है कि ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विद बुक। तो इसका जो है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न दिया है कि लेट द बुक बी गिवन, लेट द बुक बी गिवन, तो इसका जो है क्या हो जाएगा सिंपल, तो गिव दी बुक, यानी इसका सिंपल बनाना, इसका जो है सिंपल बनाना था वो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, गिव दी बुक जो है इसका सिंपल हो जाएगा। यानी कि दिया गया वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस को सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करने पर शुद्ध वाक्य विकल्प बी प्राप्त होगा। गिव दी बुक यानी कि दिया गया वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, इसकी संरचना निम्नोक्त होगी, यानी कि लेट का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इस आधार पर हम इसे बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की जा रही है तो इसमें डायरेक्ट बनाना है आपको कि आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। तो इसका जो डायरेक्ट बन जाएगा क्या, आई आस्क्ड दिया है तो सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, आई आस्क्ड शीला को हो जाएगा आई सेड टू शीला। फिर आई इफ़ का प्रयोग करते हैं, इफ़ आई माइट नो हर फादर यानी मे आई नो योर फादर। तो यानी कि इसका जो डायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा कि आई सेड टू शीला मे आई नो योर
फादर। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिया गया वाक्य जो है इनडायरेक्ट में है, अतः यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव में है। आपको पता है इंट्रोगेटिव में दिया इफ का प्रयोग होगा, तो इस डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच के विपरीत नियमों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है आस्क्ड को टोल्ड में बदलते हुए इफ के स्थान पर इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं, तथा माइट को मे में और एवं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर को योर में बदल देते हैं, अतः विकल्प ए सही होगा, यानी कि आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। अब ये रूल जो है इंटर की बुक में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, ग्रामर की बुक आप थोड़ा देख सकते हैं, आपको सारे जो है आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि इसमें जो है फॉलोइंग सेंटेंसेस भरने हैं। क्या दिया है कि सेंटेंस दिया है कि द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। क्या तो इसमें जो सुटेबल वर्ड जो होगा वो हो जाएगा टू, यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ देयर द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क, यानी कि जो मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर यानी कि उस राज्य के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं जहाँ वो काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिक्त स्थान में जो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग उचित है, शुद्ध वाक्य क्या होगा, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क, अपने कार्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है शायद, कितने हुए 90 प्रश्न, हाँ ठीक है 90 प्रश्न हो गए हैं, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है आपका भाषा जो है दूसरी भाषा है संस्कृत भाषा, यानी कि आपकी जो कंपलसरी भाषा हिंदी हुई थी उसके बाद हो गया। एक बाद आप इसमें से सेकंड भाषा में सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी सॉरी इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से कोई चुन सकते हैं। तो आप जो है इस PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से जो है आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो ये जो है आपको एक्सप्लेनेशन इसमें से भी मिल जाएगा कि क्या होता है तो संस्कृत। इसके बाद जो है आपको उर्दू जो भाषा है, यानी कि पूरा पेपर आपको जो है सॉल्व जो है सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये संस्कृत का जो भाषा है संस्कृत। उसके बाद भाग 4 दिया है, भाग 4 जो दिया है इसकी भी जो PDF आपको पूरी मिल जाएगी। तो आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे कि गणित भाग 4 में गणित दिया है, गणित भी आपकी कंपलसरी है, तो गणित भी आपको आनी चाहिए। ये पूरे जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मैथ का भी हो जाएगा। आप मैथ जो इंटर लेवल की है तो आप इंटर लेवल की कोई बुक जो है NCERT वगैरह NCERT होती है तो NCERT आप जो है अच्छे से देख लेंगे तो आप उसका बहुत सारे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे, उसके रूल्स वगैरह जो हैं। और अब आगे आते हैं भाग 5 पे जो पर्यावरणीय है, पर्यावरण से हम पर्यावरण को जो है सॉल्व करते हैं। भाग 5 दिया है पर्यावरणीय अध्ययन, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसलिए इसको जो है वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लगातार बने रहिए। हम इसके प्रश्न जो है आपको सॉल्व करते हैं। जब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो भारत में कौन सी एजेंसी, तो एजेंसी दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था, और इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और राष्ट्रीय वायु प्रबंधन कार्यक्रम की स्थापना वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों को अन्य स्रोतों के प्रदूषण को नियमित तथा नियंत्रित करने तथा वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रखने के उद्देश्य से की गई है। यह औद्योगिक स्थापना तथा शहरों की योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की पृष्ठभूमि भी उपलब्ध कराता है। ये प्रदूषण से संबंधित है। आगे है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, ये जब आपका आया था तब जो है एक ये करंट अफेयर में था, तो आप जो है करंट अफेयर से भी रिलेटेड जुड़े रहिए। तो ये जो है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, जो कहाँ है अवस्थित है, एंडीज में अवस्थित, एंडीज पर्वत में। कोटोपैक्सी जो है दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है, और माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है कियालू,
आपको जो है इसको पता अच्छे से याद रखना कि जो संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है, तो कियालू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत की जो सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र जहाँ से निकलती है, तो वहाँ से जो जब तक ये जाके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तब तक जो है इसके कई नामों से इसको पुकारा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन के तिब्बत क्षेत्र एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो इसके कई नाम हैं, आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना कि इसको कहाँ पर क्या बोलते हैं, किस राज्य में कहाँ पर किस स्थान पर इसके क्या कहते हैं। आगे है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो कौन होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं। यानी कि घास भूमि क्षेत्र की पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी यानी कार्निवोरस होते हैं। यानी इसमें चार्ट बना है, उत्पादक क्या है, पौधे वनस्पति घास, और प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, ग्राहस्पर खरगोश चूहा, और द्वितीय उपभोक्ता छिपकली सांप, तृतीय उपभोक्ता बाज अपघटक। यानी ये क्या है, बाज जो है क्या है, एक अपघटक हो जाएगा। ये सभी जो है ये साइकिल जो है चलती रहती है। यानी घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र का सामान्य की क्या है, एक खाद्य जाल बना हुआ है, फूड चेन है ये। आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, ये पृथ्वी तल के जो नज़दीक है उसको क्या कहते हैं, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर यानी वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम है, पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल या उसके बाद आयन मंडल। इसमें क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल जो है धरातल से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद जो है समताप मंडल 12.50 किलोमीटर पे है, और मध्य मंडल जो फैला है वो 50 से 80 किलोमीटर पर है, और आयन मंडल जो है 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और बहिर्मंडल जो है तो वो कहाँ 640 किलोमीटर से ऊपर, यानी कि पृथ्वी से 640 किलोमीटर के ऊपर जो है बहिर्मंडल स्थित है, वहाँ तक फैला हुआ है। ये इसके बारे में था। आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो कितने स्थायी सदस्य हैं, तो इसमें से कोई है नहीं। तो आगे ऑप्शन देखते हैं। 126 नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है कि कितने सदस्य हैं, तो 5 हैं। कितने सदस्य हैं, तो 5 है। 5 कौन से सदस्य हैं, तो पहला हो जाएगा यूएसए, रसिया, चाइना और वो ब्रिटेन, और 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। यानी दिया है कितने हैं कि जो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी तथा चीन, जो ये हैं, ये 5 जो है क्या है, प्रमुख स्थायी सदस्य देश हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें वर्तमान में क्या 193 सदस्य देश शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी तथा चीन शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और इस उद्यान को वर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और वर्ष 1979 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है। तो आप जो है इसको पूछ लिया गया कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो 1955 में घोषित किया। और राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला, तो 1979 में मिला था। आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कौन है, तो वो सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र में समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। कोयला, खनिज तेल, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि सभी सौर ऊर्जा के परिवर्तित रूप हैं, परंतु वर्तमान युग में मुख्यतः कोयला, खनिज तेल तथा जल विद्युत को ही ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन है इस प्रश्न का। आगे एगमार्क का संबंध है, तो एगमार्क का जो संबंध है गुणवत्ता से है। आप लोगों ने जो खाद्य वस्तुएं होती हैं उसमें एगमार्क देखा होगा, लगा होता है। तो एगमार्क क्या है, गुणवत्ता से है कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो कितना शुद्ध है।
सर्टिफाइड है, यानी कि एगमार्क क्या है, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि संबंधी विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए निर्धारित किया गया है। और एगमार्क जो है प्रमाणीकरण आयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करके उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न श्रेणियां प्रदान करता है। और एगमार्क उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ के चयन में सहायता करता है। वो विभिन्न श्रेणियों के आधार पर ही उपभोक्ता को पदार्थ की गुणवत्ता का ज्ञान होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का सर्वाधिक क्या कह रहा है प्रश्न 130 नंबर की, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ है, तो सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आर्सेनिक क्या है, एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है जो जमीन के सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम आदि में जल प्रदूषण आर्सेनिक की वजह से ज़्यादा है। इन सभी राज्यों में सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो है पश्चिम बंगाल है तो ये भी राज्य, लेकिन सर्वाधिक अगर पूछ लिया गया तो वो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो 1972 में पारित किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन तथा उससे व्युत्पन्न अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। और इस अधिनियम को वर्ष 2003 में संशोधित करते हुए कानून के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया। ये 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और संशोधित कब किया गया, तो 2003 में इसे संशोधित किया गया। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे कब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और अगला प्रश्न है 132 के दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और जो किण्वन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक जो है सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। और जैसे दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या है, फर्मेंटेशन है, किण्वन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, इनमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस जो है लैक्टिस सम्मिलित होते हैं। ये जो है किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, तो ये आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, किससे लिया गया मौलिक कर्तव्य जो भारत के संविधान में जोड़े गए हैं, जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो है यूएसएसआर, यानी कि जो पहले का जो है सोवियत संघ था, अब जो आज का वर्तमान का जो रूस है उससे लिया गया है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है कि वर्ष 1946 में किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 का यानी मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन जोड़ा है, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान यानी कि पूर्व में इसे यूएसएसआर कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ कहते थे, तो अब उसे रूस कहते हैं, इससे लिया गया है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बचपन में आप लोग देखते होंगे, कहानियाँ भी सुने होंगे, ध्रुव तारा कहा जाता है तो उत्तर दिशा में निकलता है वो। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 134 नंबर पर का एक्सप्लेनेशन है कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। आपको भी पता है कि इस धुरी का एक सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव है और दूसरा सिरा क्या है, उत्तरी ध्रुव है। अगर इस धुरी से एक समानांतर रेखा खींची जाए तो वह ध्रुव तारे तक जाएगी, और यही कारण है कि ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है और उत्तरी आकाश के सभी तारे इसके चारों ओर घूमते नजर आते हैं। इसी कारण से उत्तरी तारा भी कहते हैं। हालांकि ध्रुव तारा पृथ्वी से कोई 431 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन अत्यधिक चमकदार होने के कारण इसे आसानी से देखा जा सकता है। आगे है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, वो कब, तो 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन हेतु राष्ट्रीय धरोहर के रूप में
इसके जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला है प्रश्न कि फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी कहते हैं। ये उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था और इस उद्यान को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है फूलों की घाटी को। इसका उत्तर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन है। और अगला है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो कुल अस्थियों की संख्या जो होती है 206 होती है। आपने भी पढ़ा होगा बायो में कि 206 होती है मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या। देखिए एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है और सबसे छोटे आकार की हड्डी जो है वो कान में होती है और सबसे बड़ी आकार की जो हड्डी होती है वो जांघ में पाई जाती है। तो ये दो आपके पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा आकार की हड्डी और छोटे आकार की हड्डी। आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। आइए इसका जो है एक्सप्लेनेशन इस प्रश्न का देखते हैं कि ग्रीन पीस क्या है? एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है और जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में है और इसके अलावा 55 से अधिक देशों में 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं और इस संगठन की स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा में हुई थी। तो ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, आप फैक्ट है इसके बहुत अच्छे से आप इनको तैयार कर लें। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है, यानी किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जो है जल का जो होता है ऑक्सीकरण एवं NADP का होता है अपचयन, यानी कि पौधों में जल प्रकाश परढ़री तरह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें देखो रिएक्शन दिया है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जल बना H2 है जो क्रिया करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जो जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन एवं क्या होता है? NADP का अपचयन रिडक्शन होता है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये जो है सत्य नहीं है। बाकी इसके जो है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है और यह उच्च ऊष्मीमान का है और यह नीले ज्वाला से जलने वाला है। बाकी LPG के संदर्भ में जो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये सत्य नहीं है। और ये LPG क्या है? LPG जो गैस है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसमें उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है। अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मरकाप्टेन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके। ये इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 141 से कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति रचना जो है चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन की है और जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हो गया 141। इसके बाद हम आते हैं 142 नंबर प्रश्न है कि मकर रेखा है। मकर रेखा यानी कि आप लोग कर्क रेखा और मकर रेखा देखे होंगे कि अगर जब हम पृथ्वी के जो है जब हम दो भागों में बांटते हैं तो यानी मान लिया ये पृथ्वी है, इसको अगर दो भागों में बांटते हैं तो ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा हो जाती है। तो इसके ऊपर यानी कि ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो यानी कि इसके बाद जो है एक रेखा होती है ये यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ और साउथ 23.5 डिग्री जो है साउथ। तो इसमें जो है कर्क रेखा जो होती है वो मकर रेखा, कर्क रेखा जो है नॉर्थ में होती है उसे कर्क रेखा बोलते हैं और जो साउथ में 23.5 डिग्री होती है वो मकर रेखा बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मकर रेखा क्या है। तो क्या है? मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ में है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 23.5 डिग्री साउथ उत्तर सही हो जाएगा। ये क्या? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर क्या है? 23.5 डिग्री साउथ पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ये उत्तर सही सी हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, यानी कि हेग में है। और यह क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्य न्यायिक अंग है। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया।
कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। और राष्ट्रीय गान का जो लेखक थे वो कौन थे? तो ये जो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन था वो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इस राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तब से ही हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान है। आगे है कि पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर कहाँ पड़ता है? ये एक राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर मेला जो है अजमेर, राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर अवस्थित है। तो ये भी एक फैक्ट है कि कहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है? तो पुष्कर में, यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले में है। अगला है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी अल्ट्रावायलेट सी जो है पराबैंगनी किरणों में से सबसे अधिक हानिकारक है। जो पराबैंगनी किरणों में अल्ट्रावायलेट ए तथा अल्ट्रावायलेट बी जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट ए कम हानिकारक, जबकि अल्ट्रावायलेट बी अधिक हानिकारक यानी कि त्वचा कैंसर हेतु होती हैं। जबकि जो अल्ट्रावायलेट सी होती हैं जो व्यक्ति द्वारा कृत्रिम तरीके से जैसे कार्बन, लोहा या अन्य धातुओं के विद्युत आर्क, मरकरी, पेपर लैंप आदि से प्राप्त होती सबसे अधिक खतरनाक होती है। तो कौन सी खतरनाक सबसे अधिक होती है? तो अल्ट्रावायलेट सी, ये बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? नहीं है ये पूछ रहा, नहीं है। तो कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो वो कवक है। ऑप्शन नंबर सी कवक है। जो कवक जो है वो जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक है, क्योंकि अजैविक घटक नहीं, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है। तो कवक जो है जैविक मंडल का घटक है, ना कि अजैविक घटक। यानी कि शेष तीनों जैवमंडल के अजैविक घटक हैं। यानी कवक को छोड़कर बाकी सभी जो हैं जैवमंडल के अजैविक घटक, क्योंकि अजैविक घटक में पानी, हवा, मिट्टी, धूप और खनिज आते हैं जो कि प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते, जबकि जैविक घटक में आने वाले समूह प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर परियोजना कहाँ है? गिर के शेर जो है, गिर जंगल कहाँ है? तो गुजरात में है। जो गिर शेर परियोजना है कि गिर लायन प्रोजेक्ट है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। और यह जो है एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 149 है, WWF से आशय है। WWF से आशय क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं। यानी कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्यजीव कोष, जिसे अब क्या बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यानी कि इसके नाम से जाना जाता है। और प्रकृति संरक्षण हेतु इस संस्था का गठन वर्ष 1961 में हुआ था। और उसी वर्ष इसका पंजीकरण एक परोपकारी संस्था के रूप में हुआ था। यह संस्था क्या है? पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी मामलों पर कार्य करती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे प्रश्न है कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और भारत में गंगा जो है भारत में प्रवाह की लंबाई कुल क्या है? 24-15। वैसे जो है भारत में गंगा जो टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। इसमें कुछ कम दिया है, आप लोग इसको क्लियर कर लेना कि 2525 किलोमीटर जो है भारत में गंगा की कुल लंबाई है। इसकी दृष्टि से क्या है? भारत की ये सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है गंगोत्री हिमानी से होता है। दोस्तों जो है आपका जो है जो यूपी टेट का जो 2017 का प्रश्न पत्र है ये कंप्लीट हो गया है। और ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि जो सीटेट का भी है वो भी हम आपको सॉल्व करवाएं, यानी प्राइमरी लेवल का कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। हम सीटेट के भी आपको सॉल्व करवा देंगे। जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी 10-11 साल के जितने भी प्रश्न आए हैं, पेपर हुए हैं, तो उसको हम सॉल्व करवा देंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए। कमेंट करके आप अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।